तो हम लोग पढ़ रहे थे नरमपंथी। तो आज हम लोग नरमपंथी का कार्यशैली क्या था ये पढ़ेंगे और इसका उपलब्धियां क्या क्या वो हासिल किया, ठीक है। और इसका कुछ लिमिटेशन था, यानी कि कुछ सीमा था, तो वो सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कार्यशैली का कि उसका कैसा था कार्यशैली। नरमपंथी याद है ना, कांग्रेस का विभाजन जब हम लोग किए थे तो एक नरमपंथी, गरमपंथी और गांधीवादी था। तो नरमपंथी हम लोग देख रहे थे। तो किसी को याद है तो बताइए नरमपंथी का नेता का नाम, मॉडरेट का नेता का नाम? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, बहुत बढ़िया। उसको ऐड कर लेना, लिखवाए नहीं थे शायद कल। गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी, RC दत्त, ठीक है, ये सब है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका कार्यशैली। तो कार्यशैली जो है, सबसे पहले जो अधिवेशन होता है, मीटिंग जो होता है, वो दिसंबर का महीना में होता है, ठीक है। और दिसंबर का महीना क्या क्या बोल रहे हो, मिल गया क्या? नहीं मिला? अच्छा छोड़ो। तो सबसे पहला बात है कि दिसंबर का महीना में होता है और ये जो बैठक होता है वो 3 दिन का होता है, ठीक है। कितना दिन का बैठक होता है? 3 दिन का बैठक होता है। और कहाँ पे अधिवेशन करना है वो कैसे डिसाइड किया जाता था कि अगला अधिवेशन कहाँ पे किया जाएगा? तो अखबार के माध्यम से, या अगर पुराना जो अधिवेशन हुआ है उसी में अनाउंस कर दिया जाता था कि अगला जो अधिवेशन होगा, अगला जो मीटिंग होगा वो इस स्थान पे होगा। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद इसमें जो है अपना बात को कैसे अंग्रेजों तक पहुंचाया जाता था, तो पहुंचाया जाता था प्रार्थना करके या लेख के माध्यम से, ठीक है। आवेदन करता था लोग। और 1892 में लिबरल पार्टी के तरफ से दादा भाई जो नौरोजी है वो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर भी बना था। ये सब थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ है, उसको क्या बोला जाता है, हिंदुस्तानी एडवोकेट ऑफ इंडिया पुस्तक भी वो लिखा है। अब जो है इसका उपलब्धि, तो उपलब्धि क्या है? तो ये जो नरमपंथी है वो मध्ययुगीन है, ठीक है। इसका मूल जो दृष्टिकोण है वो जो मध्ययुगीन समाज का जो लोग है उसको लेके चल रहा है, मध्ययुगीन और उच्च वर्ग के लोगों को, मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोगों को, ठीक है। तो सीमा में हम लोग एक यहाँ पे लिमिटेशन में एक लिख सकते हैं ना कि ये निम्न वर्ग को लेकर साथ में नहीं चल रहा था। तो अब जो है उसका पूरा पृष्ठभूमि जो है, मतलब कि बैकग्राउंड जो है वो शहरी है, ठीक है। कैसा है? अर्बन पृष्ठभूमि है, शहरी, ठीक है। एकदम लगातार वो 20 वर्ष तक ठीक ठाक चला देता है। वो लोकतांत्रिक तरीका से आगे हर चीज़ को आगे बढ़ाता है, ठीक है। वो एक मुद्दा को भी उठाता है जोरों शोरों से, धन का दोहन बताए थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या था। तो एक तरफा जब यहाँ पे कुछ दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, भारत से ब्रिटेन भेजा जा रहा है, उसके एवज में उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, तो उसी को हम लोग धन का दोहन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसको इतना बात को पहले लिख देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो नरमपंथी का हम लोग सबसे पहले कार्यशैली, दिख रहा है ना? कार्यशैली कैसा होता था? तो जो मीटिंग हुआ करता था, अधिवेशन, ठीक है, अधिवेशन वो दिसंबर महीना में होता था, ठीक है। और कितना दिनों के लिए? और 3 दिन के लिए। पहला पॉइंट हो गया कार्यशैली। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तो अगला बैठक कब होगा? तो अगला बैठक का जानकारी आदमी को कैसे प्राप्त होता था? अखबार के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। और जैसे कि पहले कहीं बैठक हुआ है, बंद कर उसको। तो कार्यशैली में हम लोग देख रहे थे अधिवेशन जो है दिसंबर का महीना में होगा और 3 दिन का बैठक होगा, 3 दिन के लिए होता है। और अगला बैठक का जानकारी अखबार के माध्यम से मिलता है। किसके माध्यम से? अखबार के माध्यम से। वो इंक भरा रहा था। तो अब जो है अपना मांग, ये मांग अपना कैसे रखता है अंग्रेज के सामने? तो मांग रखता है ये प्रार्थना करके,
ठीक है, प्रार्थना या लेख के माध्यम से, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ जाएगा। तो किसके माध्यम से? प्रार्थना करके या फिर लेख के माध्यम से वो लोग अपना डिमांड्स को अंग्रेजों के सामने रखता था, ठीक है। तो इसमें कुछ फैक्ट चीज है, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो 1892 में, ठीक है, किसके द्वारा? लिबरल पार्टी के थ्रू जो दादा भाई नौरोजी है, ठीक है, वो क्या किया था? तो ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बना था, ठीक है। अब ये दादा भाई नौरोजी के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो इसको बोला जाता है ग्रैंड मैन ऑफ द इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया। इसका द्वारा लिखा गया कुछ चीज है। तो पहला है हिंदुस्तान, और एक है एडवोकेट ऑफ इंडिया। ये दो पुस्तक है जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्यशैली इसका। अब हम लोग देखेंगे इसका कुछ कुछ उपलब्धि है। उपलब्धि मतलब कि अगर ये 20 साल तक रहा है तो क्या क्या ये गेन किया, कब से कब तक रहा है, याद है डेट? 1885 से लेकर के 1905 तक हो गया ना 20 साल। तो 20 साल में क्या काम करता है? तो 20 साल में कोई ना कोई काम तो करेगा ही। तो 20 साल तक ये अपने आप को बनाए रखता है, ये भी बहुत बड़ा बात है। क्योंकि कांग्रेस से पहले भी बहुत सारा छोटा छोटा पार्टी बना हुआ था, लेकिन वो लोग चल नहीं पाया, ठीक है। और ये 20 साल चलाया, उसी के बाद तो आगे आदमी चलाया। तो 20 साल ये स्टार्टिंग ये कर देता है, वही इसके लिए बहुत बड़ा उपलब्धि था। इसको हम लोग मिटा देते हैं। जब लिखेंगे तो साथ ही साथ लिखते जाओ, और इंतजार नहीं करो, ना तो फिर रोक के लिखना अपना। कहीं के भूल जाते हैं कभी कभी कि स्क्रीनशॉट ले लो बोलना। अब क्या है इसका? उपलब्धियां, ठीक है। तो उपलब्धियां में पहला उपलब्धि क्या हो गया? तो 20 साल तक, 20 वर्षों तक संचालन करना, ठीक है, 20 वर्षों तक सफल संचालन करना। हम लोग वर्ड जोड़ सकते हैं, सफल संचालन, ठीक है। उसके बाद ये जो इसका उपलब्धि है, इसमें जो डिमांड्स है वो किसको ध्यान में रख के किया गया था? मध्य वर्ग को। जो डिमांड्स है मतलब मांग जो है वो किसको ध्यान में रख के किया गया था? तो मिडिल क्लास को और अपर क्लास को, ठीक है। उच्च वर्ग और मध्य वर्ग का जो भी नीड है उसको ध्यान में रख करके डिमांड करता था, ठीक है। उसके बाद जो है इसका बैकग्राउंड जो बनता है, ये कैसा था? तो शहरी है, अर्बन है, ठीक है। मतलब ग्रामीण आदमी का बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसका मतलब साफ साफ। तो वहाँ पे हम लोग कहाँ पे इस चीज़ को लिखेंगे? सीमाएं में। समझ में आ रहा ना? तो अगर कहीं राइटिंग वाइटिंग करना होगा तो ये सब चीज़ को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करता है? तो राजनीतिक मुद्दा इशूज की पहचान करना, ठीक है, ठीक है। तो पॉलिटिकल इशूज जो भी क्रिएट हो रहा था उस समय में सबका पहचान किया, आइडेंटिफाई किया, और उसी के अकॉर्डिंग ही वो ब्रिटेन के सामने अपना बात को रखता था। उसके बाद और एक क्या काम करता है? धन का दोहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को भी वो ब्रिटेन के समक्ष रखता है। और ये सिर्फ राष्ट्र मंच पे ही नहीं, बल्कि ये ब्रिटेन में भी, कहाँ पे? ब्रिटेन में भी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मंचेस पे भी ये कार्य किया है अपना, ठीक है। मतलब कि इंटरनेशनली वो जा करके इंडिया के मुद्दों को उठाया है, बताया है कि इंडिया में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ? ब्रिटेन में भी,
ब्रिटेन एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दों पर चर्चा। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि दादा भाई नौरोजी जो है क्या बन गया था, तो हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बन गया था। और हाउस ऑफ कॉमन यहाँ का तो है ना, इंडिया का। इंडिया में क्या चलता है, लोकसभा राज्यसभा चलता है। तो हाउस ऑफ कॉमन कहाँ पे चलता है, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में भी वो अपना बात को रखा, तो अंतर्राष्ट्रीय और ब्रिटेन के मंचों पे भी अपना मुद्दा को ये उठाया है, चर्चा किया है। और जैसा भी अपना संचालन करता था वो तरीका कैसा होता था, लोकतांत्रिक तरीका होता था। ठीक है, कैसा होता था, लोकतांत्रिक तरीके से अपना कार्य का संचालन करता था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो गया इसका उपलब्धियां। अब हम लोग देखेंगे इसका क्या कुछ लिमिटेशन यानी कि कुछ सीमाएं हैं, उसको देखेंगे। चलिए मिटा देते हैं इसको। कौन है यार, क्या तुम लोग ऐसा कर रहा है? बाहर जाकर हल्ला कर सकता है, ऐसा मना करते हैं कभी? कभी मना किए हैं कि हल्ला तुम करो नहीं करो, तुम्हारा मन, हल्ला करो चाहे नहीं करो, लेकिन यहाँ नहीं करो। बाहर जाओ, एकदम 2 घंटा बात उत करके आओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ डिस्टर्ब होता आदमी। अब इसका कुछ सीमाएं हैं यानी कि लिमिटेशन। तो इसका लिमिटेशन में क्या होगा, सबसे पहला कि यहाँ पे जो निम्न वर्ग है, ठीक है, लोअर क्लास के इश्यूज को, उसका जो मुद्दा है उसको नज़रअंदाज किया गया। ठीक है, उसका मुद्दा को उठाया है, लेकिन यहाँ पे जो आम जनता है उसका भागीदारी नहीं है यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग लिख सकते हैं निम्न वर्ग के मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत है तो बोल सकता है। यहाँ पे जो यूथ है, ठीक है, और जो महिला है यानी कि वुमेन्स जो है, ये लोग का पार्टिसिपेशन नहीं था। ठीक है, भागीदारी नहीं, ये सब क्या है, लिमिटेशन है। तो हम लोग जब देखेंगे गर्मपंथी में, तो वहां पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन कौन है, देखो नरम में मध्य और उच्च वर्ग। तो जब हम लोग गर्मपंथी पढ़ेंगे तो वहां पे निम्न वर्ग और मध्य वर्ग आएगा। ठीक है ना? यहाँ पे युवा और महिला भागीदारी नहीं है, लेकिन जब हम लोग गर्मपंथी पढ़ेंगे तो वहाँ पे युवा भी पार्टिसिपेट करेगा। बाल गंगाधर तिलक, ये सब युवा था, और लोग खून क्या था, पूरा हैवी गरम खून वाला इंसान था लोग। ऐसा बूढ़ा व्यक्ति है, तो देखो मानसिकता भी काम करता है वो। तो ये लोग देखो हर चीज़ को लोकतांत्रिक तरीका से बात कर रहा है। ठीक है, हम लोग कोई डिमांड करना होगा तो हम लोग लेटर लिख के देंगे, फिर वो अप्रूव होगा, फिर हम लोग का बात सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा कोई गारंटी भी नहीं है उसका। ठीक है, यहाँ पे प्रेस का स्वतंत्रता का बात किया गया था ना, याद है कि नहीं? लेकिन जब कर्जन का समय आता है तो क्या होता है, प्रेस जो है पूर्ण रूप से किसके नियंत्रण में आ जाता है, सरकार के नियंत्रण में। और सरकार के नियंत्रण में आने का मतलब क्या हुआ कि ब्रिटेन सरकार, क्योंकि उस समय भारत में भारत सरकार नहीं चल रहा था, ब्रिटेन सरकार, तो ब्रिटेन सरकार तो ये क्या कर रहा है, दबा रहा है। क्या कि यहाँ पे जितना भी नेता हुआ करता था सब बूढ़ा व्यक्ति है, बुजुर्ग। तो बुजुर्ग लोग का झापड़ मार के लेगा डिमांड, बताओ, गाली दे के लेगा? नहीं, लड़ने जाएगा, लड़ ही नहीं पाएगा। तो जो तुम्हारा सोच है और एक बूढ़ा का सोच है, बुजुर्ग व्यक्ति का, दोनों का सोच में क्या है, अंतर आ जाएगा। तुमको अगर कोई कुछ बोल देगा तो तुम लोग लड़ने के लिए चल जाएगा, मार देंगे, काट देंगे, चीर देंगे बीच से। ठीक है, लेकिन वही बूढ़ा आदमी क्या बोलेगा तुमको कि नहीं छोड़ दो बाबू, है एगो लेटर लिख के मुखिया के पास दे देते हैं, ऐसे 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 ऐसे। बात समझ रहा है ना? तो जो नरमपंथी है वो उसमें मैक्सिमम आदमी कौन है, जैसे दादा भाई नौरोजी है, गोपाल कृष्ण गोखले है, फिरोज शाह मेहता है, आरसी दत्त है, दिनसा वाचा है, ये सब बुजुर्ग व्यक्ति। अब बुजुर्ग व्यक्ति होने के कारण यहाँ पे जो भी डिमांड्स था वो मांगा जा रहा था,
एकदम जैसे कि, तो गर्मपंथी तो बोल भी देता है कि मतलब कि भिखारी लोग बोल देता है। सोच लो कि तुम भीख मांग रहा है, मतलब अपना हक मांग रहा है, अपना हक को ही गर्मपंथी बोलता है कि तुम भीख मांग रहा है। और जब गर्मपंथी का नेता हम लोग देखेंगे तो कौन कौन आ जाएगा? लाला लाजपत राय आ जाएगा, बाल गंगाधर तिलक आ जाएगा। तो ये सब उस समय का युवा है, युवा है, खून गर्म है। अब वो लोग जो है प्रार्थना नहीं करेगा, ठीक है, सवाल जवाब करेगा, एक्शन का मोड में रहेगा हमेशा। गरम, नाम देखो कैसा, गरम पंथी, गरम है, ये लोग नरम है, सॉफ्ट है, मॉडरेट, वो एक्सट्रीमिस्ट है। बात समझ रहा है कि नहीं? तो युवा और महिला यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्योंकि ये लोग का थॉट था कि युवा लोग जाएगा झगड़ा कर देगा, ठीक है। और इस समय क्या है, कांग्रेस नया नया है, इनकेस अगर झगड़ा कर देता है और कांग्रेस पार्टी को बंद कर दिया जाता है तो क्या होगा? ओवरऑल लॉस तो हम ही लोग का हो जाएगा ना। तो ये लोग क्या है, थोड़ा समझदारी से काम ले रहा है, महिलाओं को घर में रहो। लेकिन वहाँ पे जो है गर्म दल में महिलाओं का भी जो पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ चढ़ के रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे युवा और महिला का भागीदारी नहीं है, यहाँ पे कोई भी ठोस रियायत प्राप्त नहीं कर पाता है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई डिमांड अपना रखा है तो उस डिमांड पे काम बहुत कम हुआ है, ठीक है। अब मान लो सरकारी दफ्तर हो, लोग कितना लेटर आता है, कितना आदमी वो देखेगा कब? जब उस पर तुम कुछ एक्स्ट्रा एक्शन लेगा। और ये लोग एक्स्ट्रा एक्शन लेता नहीं था। एक्स्ट्रा एक्शन कौन लेगा? गरम दल वाला, ठीक है। तो 1905 में जब होगा बंगाल का विभाजन, तब हम लोग देखेंगे कि नरमपंथी खत्म और गर्मपंथी स्टार्ट। तो जैसे कि एक है लॉर्ड कर्जन, ठीक है, कौन है? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन का समय काल जो होता है वो 1899 से लेके 1905 तक होता है। तो इसके समय में क्या होता है, तो जो नगर निगम है, ठीक है, नगर निगम, ये नगर निगम सरकारी नियंत्रण में आ जाता है, ठीक है। किसका नियंत्रण में आ जाएगा? नगर निगम सरकारी नियंत्रण। जो प्रेस है ये भी सरकारी नियंत्रण में आ जाता है। क्या चीज? हाँ, ब्रिटेन का सरकार है भारत में, भारत का सरकार भी बना नहीं है। तो अब देखो, जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि प्रेस का स्वतंत्रता, और प्रेस जो है चल जाता है आपका सरकारी नियंत्रण में, तो और युवा पार्टिसिपेट नहीं किया है, महिला पार्टिसिपेट नहीं किया है, आम जनता का भागीदारी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, आम जनता की भागीदारी नहीं, तो क्या होगा? तुम लगातार मांग रहा है कोई चीज और तुमको नहीं मिलेगा, तो क्या होगा बताओ? असंतोष उत्पन्न होगा ना। तो भारत का जो युवा वर्ग था उसमें असंतोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये चरम सीमा पे हम लोग पहुंच गए 1905 तक में, असंतोष उत्पन्न हो गया, होगा ही। तो लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? युवा में असंतोष। ग्रामीण क्षेत्र वाला भी असंतोष है, क्या है कि उन लोग का डिमांड पूरा नहीं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कल बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन 1905 में होगा, एक पूर्वी बंगाल बना दिया जाएगा और पश्चिमी बंगाल बना दिया जाएगा, जिसमें से जो ब्रिटेन वाला का तर्क होता है कि बंगाल बहुत ही बड़ा प्रांत है, जिसमें अभी का झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश सब शामिल है। तो बड़ा प्रांत है, सही में बड़ा प्रांत है। तो उसका तर्क होता है कि हम लोग इतना बड़ा प्रांत को कोई एक प्रशासक चला नहीं सकता है। सही तर्क है कि नहीं? लेकिन उसका मेन मोटो क्या होता है कि भारत को अलग करना, भाषा के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है कि
मुसलमान उधर भेज दिया जाता है, बांग्लादेश तरफ, मुसलमान उधर मैक्सिमम नंबर्स में आ जाएगा और हिंदू जो है मिनिमम नंबर में। और भारत में जो बंगाल बचेगा, पूर्वी बंगाल, इधर पश्चिमी बंगाल में जो लोग रहेंगे उसमें हिंदू मैक्सिमम रहेगा और मुस्लिम मिनिमम रहेगा, कम रहेगा। तो भारत वाला का क्या कहना रहेगा कि आप लोग भाषा के अकॉर्डिंग आप भारत का जनता को तोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, बंटवारा कर रहे हैं। ये बंटवारा बाद में समाप्ति भी हो जाता है, लेकिन आगे कहानी हम लोग जो है वो कल देखेंगे। तो आज तक के लिए यहीं पे अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करें। थैंक यू।